हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लास 11th के बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच लेके आया है जो कि स्टार्ट होगी 28 दिसंबर से। जी हाँ दोस्तों, मनोज चौहान सर इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं, पीयूष सर है, ब्रजेश सर है, नीरज सर है और शरद कोठारी सर है। ये सभी लोग क्लास 11th के लिए, जो बच्चे भी इस साल 11th में हैं उनके लिए एक रिवीजन बैच लेके आ रहे हैं जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और आप इस बैच में ज्वाइन करके आपकी जो 11th की तो तैयारी कर ही लेंगे, साथ ही में अर्ली 12th की भी एक बैच होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। तो ये पूरी की पूरी टीम आपको पूरी मदद करेगी, जिससे कि आप खुद को प्रिपेयर करेंगे जेईई मेंस और एडवांस के लिए 2022 की एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, साथ ही में यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगा स्पार्क 2.0 बैच के बारे में, जो कि हमारी बंसल की टीम ले रही है, जिसमें समीर बंसल सर है, आरती बंसल मैम है, शाहनवाज सर है और एम ए हक सर है। इन लोगों ने भी आपके लिए एक नई बैच स्टार्ट की है। ये 21 से बैच स्टार्ट हो चुकी है और इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में MCQ एक बैच है हमारी, MCQ 2.0 बैच, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रणीत सर, सुरेश सर, चंद्रशेखर सर, नितिन सर और मधमाला सर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो इन सब की बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेना होगा और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप हमारा प्रोमो कोड, जो कि है पवन वाग। यहाँ पर आपको पवन वाग प्रोमो कोड यूज़ करना है। यहाँ प्लस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन कोई भी लीजिए, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा। तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी बाय यूजिंग द प्रोमो कोड पवन वाग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। एज यू नो, हम लोग का क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस वाला चल रहा है, पार्ट सेकंड ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज जो इसका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ओवरीज के अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉलिसाइड्स, राइट। ये फॉलिसाइड्स होते हैं और जो फीमेल बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहली बात, ये जो फॉलिसाइड्स है, इन फॉलिसाइड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? ड्यू टू FSH, फॉलिसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे ही ये फॉलिसाइड डेवलप्ड हो जाते हैं तो डेवलप होने के साथ ही जो oocytes इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो oocytes होते हैं ओवम, जो मेन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं फीमेल बॉडी के, जिसे हम oocytes कहते हैं, ओवम कह दीजिए, ये फॉलिसाइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब फॉलिसाइड्स मैच्योर हो जाते हैं तो oocytes को रिलीज करते हैं और साथ के साथ जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसको भी रिलीज करने का ये फॉलिसाइड्स का वर्क होता है। और आज हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस starts to develop during first cycle or regenerate during subsequent cycle under the effect of estrogen। देखिए, एंडोमेट्रियम आप लोगों ने अगर पढ़ा हो 9th में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। एंडोमेट्रियम, जैसे ये यूट्रस होता है तो यूट्रस की कुछ इनर लाइनिंग भी होगी ना, यूट्रस की इनर वॉल होगी, इनर सरफेस होगा। तो उस इनर सरफेस पे जो पूरी वॉल होती है, जो यूट्रस का इनर सरफेस है, उस पे जो लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। द इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम क्या होता है? जो लेयर होती है ये पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइमिंग पर ये थिक होती चली जाती है। ये क्या है? ये थिक होती चली जाती है और जब ये पूरी तरीके से कंप्लीटली थिक हो जाती है, पूरा यूट्रस को फिल कर देती है ये लाइनिंग, तो लास्ट में आके जो फॉलिसाइड, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के बाद फीमेल बॉडी से ब्लड की फॉर्म में आउट होती है 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, कितना भी हो। और ये जो पूरी ब्रेक होती है, रीजनरेट होती है, ब्रेक कह दीजिए, रीजनरेट कह दीजिए, ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही होती है।
Meanwhile, developing follicile completes its development. और इसी पूरे टाइम पीरियड में जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो रही हो जाती है और ब्लड रिलीज हो रहा होता है 5 डेज या 6 डेज तक, उस पूरे 5 और 6 डेज में जो फॉलिसाइल्स हैं ओवरी के अंदर वो डेवलप होते हैं, हर महीने डेवलप होते हैं, ध्यान रखिएगा। सपोज करिए एक फॉलिसाइल फर्स्ट मंथ में डेवलप हो गया और उसने फर्स्ट मंथ में जितने oocytes को रिलीज करना था कर दिया, और उतने oocytes को रिलीज करने के बाद जो फॉलिसाइल होता है ना वो अपने आप बेकार हो जाता है। फिर दूसरे मंथ में जो दूसरा फॉलिसाइल होगा वो डेवलप होगा, देन वो oocytes को रिलीज करेगा। तो ये मत सोचिएगा कि एक फॉलिसाइल पूरी लाइफ टाइम oocytes को रिलीज करता रहता है, बिल्कुल भी नहीं। मिलियंस ऑफ फॉलिसाइल्स होती हैं फीमेल ओवरी में, मिलियंस। तो ऐसा तो नहीं है एक काम करता रहेगा तो बाकी मिलियंस कहाँ जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे ना। तो एक मंथ में एक फॉलिसाइल डेवलप होता है, एक oocytes को रिलीज करता है क्योंकि एक मंथ में एक ही ओवम रिलीज होता है। देन जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है वो oocytes क्या हो गया, बेकार हो गया। उसके बाद सेकेंड मंथ में जो दूसरा फॉलिसाइल और फॉलिसाइल्स ओवरी में प्रेजेंट रहता है वो डेवलप होगा, वो डेवलप होने के बाद देन फिर वो oocytes को रिलीज करेगा, फिर वो रीजनरेट हो जाएगा यानी कि फिनिश हो जाएगा। Now it burst under the effect of luteinizing hormone and oocyte is released। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये फॉलिसाइल्स थे ओवरी के अंदर क्या थे, फॉलिसाइल्स थे, डेवलप्ड हो गए। डेवलप्ड होने के बाद अब इनका क्या काम है, oocytes को रिलीज करना यानी कि ओवम को रिलीज करना। तो इनकी जो लेयर होती है पूरे फॉलिसाइल्स की ये बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट मतलब ब्रेक हो जाती है। किस हार्मोन की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, शॉर्ट में बोलते हैं LH हार्मोन की वजह से। जैसे ही ये फॉलिसाइल की जो पूरी लेयर है पूरी ब्रेक हो जाती है, जो इसमें oocytes प्रेजेंट होते हैं वो ओवरी में रिलीज हो जाते हैं, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। The releasing of oocytes from the follicles on breaking due to luteinizing hormone, and the whole process is called ovulation। आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैंने बताई थी। Remaining tissues of the burst follicile form the corpus luteum। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि ओवरी के अंदर जो फॉलिसाइल्स थे ब्रेक हुए, ब्रेक होने के बाद उन्होंने oocytes को रिलीज कर दिया। अब जब एक oocyte रिलीज हो जाता है तो जो हमारे फॉलिसाइल्स हैं वो बेकार हो जाते हैं, उनमें अब एबिलिटी कह दो, कैपेसिटी कह दो, कुछ भी कह दो, उनमें बची ही नहीं कि वो और oocytes को रिलीज करें, बेकार हो गए। जैसे ही ये फॉलिसाइल्स इस oocytes को रिलीज कर देती हैं, बेकार हो जाती हैं, बेकार होने के बाद ये फॉलिसाइल कन्वर्ट हो जाती है दूसरे टिश्यू में, उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। फॉलिसाइल एक तरीके से टिश्यू ही तो होता है, जो पूरे हेयर लाइक स्ट्रक्चर टिश्यू ही तो है हमारे पूरी बॉडी में, और क्या है क्या। तो जब फॉलिसाइल टिश्यू ने oocytes को रिलीज कर दिया, वो टिश्यू बेकार हो गया, उसने अपना काम कर दिया। नाउ द फॉलिसाइल टिश्यू विल कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट टिश्यू कॉर्पस ल्यूटियम। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि फीमेल बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कब रिलीज होते हैं, जब फॉलिसाइल डेवलप हो रहे होते हैं, जब फॉलिसाइल डेवलप हो रहे होते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, और जब फॉलिसाइल डेवलप्ड हो जाती है oocytes रिलीज होता है। अब जब फॉलिसाइल ने अपना काम कर दिया, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम टिश्यू। नाउ the corpus luteum start to secrete progesterone। अब ये जो corpus luteum टिश्यू है जो फॉलिसाइल से कन्वर्ट होके आया है, ये कौन से हार्मोन को रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। Endometrial glands secrete their secretion under the effect of progesterone। इसके अलावा देखिए यूट्रस के अंदर एक लेयर थी एंडोमेट्रियम। इन यूट्रस की जो लेयर थी एंडोमेट्रियम लेयर, इनर लेयर, इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर भी काफी सारी ग्लैंड्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स
जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स भी अपने सेक्रीशन को सेक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉय। एंड उसके बाद जब हम लोगों ने एम्ब्रॉय में इम्प्लांटेशन वाला एक टॉपिक पढ़ा था कि जो जायगोट की फॉर्मेशन होती है वो ओविडक्ट में होती है, लेकिन जब जायगोट अपने आप को नंबर ऑफ मल्टी सेल्स में डिवाइड करता है तो वो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रॉय थोड़ा बड़ा होता है तो फैलोपियन ट्यूब में फिट नहीं हो पाता, तो वो फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट को छोड़ के यूट्रस में एंटर करता है। एम्ब्रॉय कहाँ एंटर करता है? यूट्रस में एंटर करता है। और यूट्रस में ऐसा तो है नहीं वो फ्लोट करता रहेगा, तो यूट्रस की जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उससे जाके क्या हो जाता है, यूं एकदम इम्प्लांट हो जाता है, उसको अपनी तरीके से क्या कर लेता है, मतलब चिपक जाता है, कुछ भी कह लीजिए, फ्लोट तो कर नहीं सकता, एक जगह पे उसको चिपकना पड़ेगा, एंडोमेट्रियम लेयर से जाके चिपक जाता है। अब ध्यान रखिए कि एंडोमेट्रियम लेयर से जाके वो तभी स्टिक हो सकता है इम्प्लांट, साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं इम्प्लांट, इम्प्लांट हो सकता है जब एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स अपने सेक्रीशन को सेक्रीट कर रही होंगी। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एम्ब्रॉय गया यूट्रस में, एंडोमेट्रियम लेयर जो ग्लैंड्स है वो अपना कुछ सेक्रीशन कर नहीं रही है और एम्ब्रॉय जाके स्टिक हो गया, इम्प्लांट हो गया। नो, एम्ब्रॉय कब इम्प्लांट होगा? व्हेन एंडोमेट्रियम ग्लैंड सेक्रीट देयर सेक्रेशन। एंड जो सेक्रीशन होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। यहाँ पे देखिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, दिस वन मेंस्ट्रुएशन का टाइम है 1 से लेकर जैसे सपोज करिए 3 और लास्ट 4 डेज तक। जो 1 से लेकर 4 डेज तक है, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर क्या है, फीमेल बॉडी से क्या होती है, वजाइना वार्ड से ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग फिनिश हो जाती है तो जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस टाइमिंग पर जो फॉलिसाइल है वो क्या हो रहे होते हैं, वो ग्रो हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, यही पढ़ा था। जब ब्लीडिंग फिनिश हो जाती है 4 दिन में 5 दिन में, तो उसके बाद ये जो फॉलिसाइल है, ये जो ग्रो फॉलिसाइल है, ये क्या करते हैं, हाँ एक चीज और, जब ये फॉलिसाइल डेवलप हो रही है तो एस्ट्रोजन हार्मोन को भी रिलीज करते हैं, राइट। अब जैसे ही यहाँ पर फॉलिसाइल पूरी तरीके से ग्रो हुआ है, नाउ यू कैन सी फॉलिसाइल पूरी तरीके से ग्रो है, इसके अंदर जो oocyte होंगे दिस वन, वो रिलीज हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो फॉलिसाइल था वो तो बेकार हो गया, अब तो इसका कोई काम नहीं रहा। अब ये जो फॉलिसाइल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देन अब कॉर्पस ल्यूटियम का भी काम खत्म हो गया ना, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए, अब कॉर्पस एल्बिकन्स का काम क्या होता है वो आप 12th में पढ़ोगे, आपका 10th का पार्ट ही नहीं है, वो आपका 10th का पार्ट ही नहीं कि कॉर्पस एल्बिकन्स का काम क्या है, बहुत लेंथी है, राइट, कम से कम 1 और 2 पेजेस का है कम से कम, तो वो आप 12th में पढ़ोगे, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, फॉलिसाइल्स ने ओव्यूलेशन कर दिया, फॉलिसाइल्स कन्वर्ट हो गए कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन। जब कॉर्पस ल्यूटियम का भी काम फिनिश हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे 1 से लेकर 5th डे तक ये ब्लीडिंग फेज होता है, जहाँ पे 5 या 6 दिन जो फीमेल बॉडी से ब्लीडिंग हो रही होती है, ये तो बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जब ब्लीडिंग फिनिश हो जाती है, सपोज करिए 5th डे फिनिश हो गई, 6th डे से अगेन जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है वो दोबारा से क्या है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। पहले इतनी डेवलप हुई, फिर इतनी डेवलप हुई, फिर और ज्यादा डेवलप हुई, फिर आप देख रहे हो पूरी तरीके से क्या है, डेवलप हो चुकी है, यानी कि यूट्रस में जितनी जगह थी वो पूरी एंडोमेट्रियम लेयर से फिल्ड हो चुकी है। अब इसमें कुछ और जगह नहीं बची है, एक टाइम आएगा
कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये जो लेयर है ब्रेक हो जाएगी। देन अगेन क्या है, जो रेड लाइन आपको दिखा रही है, दिख रहा है आपको, ब्लीडिंग फेज, जो ब्लीडिंग है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पूरे हम लोग साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। If oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum become inactive and transforms into corpus albicans। अब देखिए, जब oocyte रिलीज हुआ ओविडक्ट में, जब ओवम प्रेजेंट था लेकिन उसे स्पर्म नहीं मिला। oocyte ध्यान रखिए 24 यानी कि एक दिन तक लिव रहता है, उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तो जब ओवम 24 आवर्स यानी कि एक दिन तक ओविडक्ट में प्रेजेंट था, नहीं मिला उसे स्पर्म, फर्टिलाइज नहीं हुआ। जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे फॉलिसाइल्स इनएक्टिव हो गए थे, बेकार हो गए थे। कॉर्पस ल्यूटियम भी इनएक्टिव या बेकार हो जाते हैं और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स टिश्यू में। Now due to the secretion of estrogen and progesterone stops completely and the endometrium start to regenerate in the absence of two hormones। अब ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है किसके थ्रू रिलीज हो रहे थे, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था फॉलिसाइल्स के थ्रू, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा था कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू, जो कि अब दोनों ही इनएक्टिव हो चुके हैं, दोनों ही बेकार हो चुके हैं। इस कंडीशन में जो यूट्रस की लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, वो ब्रेक हो जाती है और जैसे ही वो ब्रेक होगी इन दो हार्मोन्स की एब्सेंस में, दोबारा से जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। Now the tissues of degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded out through vagina। और जो unfertilized ovum था, oocyte था, उसको स्पर्म मिला नहीं तो फर्टिलाइज तो हुआ नहीं, तो क्या बोलेंगे, अनफर्टिलाइज्ड। और जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर थी, दोनों बेकार है ना, ओवम भी बेकार, एंडोमेट्रियम की लेयर भी बेकार। ओवम का काम होता है बेबी को प्रोड्यूस करना, स्पर्म मिला नहीं, बेबी प्रोड्यूस्ड होगा नहीं। एंडोमेट्रियम का काम होता है एम्ब्रॉय को अपने से इम्प्लांट करने का। अब जब बेबी नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन कहाँ से होगी, दोनों टिश्यू बेकार है, ओवम भी बेकार, एंडोमेट्रियम भी बेकार, और दोनों ही ब्लीडिंग की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में वजाइना के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी रिलीज होती है। लिखा भी हुआ है, दिस इज accompanied with continuous bleeding at least for 5 days। 5 दिन तक वजाइना से ब्लीडिंग की फॉर्म में एंडोमेट्रियम और ये ओवम रिलीज होते रहते हैं और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं menstruation। Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month। और ये कंडीशन तभी होगी जब oocyte fertilized नहीं होगा, ना ही एम्ब्रॉय इम्प्लांट होगा, तभी तो मेंस्ट्रुएशन होगा। लेकिन अगर oocyte fertilized हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट से एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय एंडोमेट्रियम लेयर पे इम्प्लांट हो गया, तो ये जो पूरी मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है 9 मंथ तक, 9 मंथ में बेबी प्रोड्यूस होता है ना, डेवलप होता है, ये जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है, ब्लीडिंग प्रोसेस 9 मंथ तक स्टॉप हो जाती है। दिस इज द होल प्रोसेस। If the embryo is implanted, that the repetition of this cycle is temporarily stopped till the parturition and therefore thereafter period of breastfeeding। अगर एम्ब्रॉय इम्प्लांट हो जाता है, एम्ब्रॉय का मतलब अगर बेबी हो जाता है, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन की साइकिल है टेम्पररी स्टॉप हो जाती है। टेम्पररी स्टॉप का मतलब है 9 मंथ के लिए, जब तक बेबी प्रोड्यूस्ड नहीं हो जाता। Menstruation cycle is a natural process and the woman experience several pains during this period। Menstruation cycle एक natural process है, कुछ में कोई ऐसा नहीं है कि कोई दवाई की वजह से हो रहा है, कुछ भी नहीं, अपने आप एक natural process है, हर मंथ होती है, जिसकी वजह से वुमेन्स को बहुत पेन एक्सपीरियंस करना पड़ता है एंड several weakness is felt due to heavy bleeding। इसके अलावा ब्लड लॉस की वजह से भी वीकनेस भी आ जाती है। There is a higher possibility of infections too during this overall period। और ये जो 5, 6 या 4 दिन तक जो
ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग डेज होते हैं, उस टाइमिंग पर इन्फेक्शन होने के भी काफी चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। And due to all such reasons, there is a need of rest along with special personal hygiene. और इन्हीं सब रीजन की वजह से उस टाइमिंग पे 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए रेस्ट और जो एक पर्सनल हाइजीन है, इनका बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल या कह सकते हैं पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों का फिनिश हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए आज के टाइमिंग पर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के टाइमिंग पर बहुत सारी वुमेन्स को प्रॉब्लम्स होती है, बेबीज नहीं हो पा रहे हैं, ओवम रिलीज नहीं हो रहा है और बहुत सारी है, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से बेबीज नहीं हो पाते। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। और वो कौन कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी वजह से आज के प्रेजेंट टाइमिंग पर इन सारी बीमारियों पर ट्रीटमेंट है और बेबीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। Many couples cannot have children due to various reasons. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इन केस ऑफ वुमेन, सबसे पहले वुमेन्स के केस की बात करते हैं। इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हो सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यूस नहीं आ रही है, 2 महीने आ गई, 4 महीने नहीं आई, 1 महीने आ गई, 2 महीने नहीं आई, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, हो सकता है जो ओवम या oocyte प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर कुछ भी है, या फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं हो पा रहे, ओवरी में ही है। ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट, ऑब्स्टेकल्स इन ओविडक्ट का मतलब है जो ओविडक्ट है एक तरीके से ट्यूब होती है। हो सकता है ये ट्यूब बहुत ज्यादा नैरो है, यानी कि बहुत ज्यादा पतली, जिसकी वजह से oocyte या स्पर्म एंटर नहीं हो पा रहा, या फिर कभी कभी तो ये कंडीशन हो जाती है ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है, जिस वन द ट्यूब किसी वजह से ब्लॉक हो गई है। Difficulties in the implantation in uterus and many other reasons are responsible for this. बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, हो सकता है कि जो एम्ब्रॉय यूट्रस में इम्प्लांट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और जब इम्प्लांट नहीं होगा तो फ्लोट करते 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 एक टाइम आएगा कि वो वजाइना से आउट हो जाएगा, राइट। और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन, मैन की बात करें तो मैन में जो सीमेन फ्लूइड रिलीज होता है, हो सकता है उसमें स्पर्म्स बहुत ज्यादा कम है। स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, हो सकता है स्पर्म का मूवमेंट स्लो है क्योंकि स्पर्म को वजाइना से फिर यूट्रस फिर ओविडक्ट में एंटर करना पड़ता है, नहीं कर पाया। एनोमैलीज इन द स्पर्म्स आर द रीजंस इन द केस ऑफ मेल्स। इसके अलावा स्पर्म में हो सकता है कि कुछ कमी हो, उसके अंदर स्पर्म क्या एक तरीके से सेल है और सेल के अंदर हो सकता है कोई सेल ऑर्गेनल की कमी हो या कुछ भी कंडीशन। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स लाइक IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, द चाइल्डलेस कपल कैन हैव अ चाइल्ड। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से जिन कपल्स के पास चाइल्ड नहीं है, नहीं हो पा रहे हैं, वो इन टेक्निक्स का यूज करके एडॉप्ट वो लाइव से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IVF की। In this technique, fertilization is brought about in the test tube and the embryo formed is implanted in the uterus of woman at appropriate time. देखिए स्टूडेंट्स इसमें करते क्या है, इस टेक्निक में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है हॉस्पिटल के लैबोरेटरीज में परफॉर्म की जाती है। इसमें एक टेस्ट ट्यूब को लिया जाता है और मेल और फीमेल के ओवम को यानी कि oocyte को, मेल के स्पर्म को उनकी बॉडी से आउट निकाल के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। क्या किया इसमें, एक टेस्ट ट्यूब ली, फीमेल के ओवम मेल के स्पर्म को उनकी बॉडी से आउट रिलीज करवाया, देन उनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके इस टेस्ट ट्यूब में रख दिया, और जब ओवम और स्पर्म एक जगह पे मिलेंगे तो क्या होगा, फ्यूज्ड हो जाएंगे। फ्यूज्ड होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर
जायगोट बन जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस वन एज यू कैन सी दिस वन इज द ओवम, स्पर्म बीइंग इंट्रोड्यूस्ड थ्रू माइक्रो निडल। और यहाँ पे एक निडल होती है छोटी सी, उसमें स्पर्म को लेके इस निडल को ओवम के अंदर डाल दिया जाता है और देन स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है। IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in the ovum। ये प्रोसेस तब परफॉर्म की जाती है ज्यादातर उन कपल्स के लिए, हो सकता है किसी मेल का जो स्पर्म काउंट है, जो स्पर्म सेल्स है, कम रिलीज हो रहे हैं, या फिर जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब, वो ब्लॉक हो चुकी है या बहुत ही ज्यादा नैरो है। इन कंडीशन में IVF टेक्निक के थ्रू कपल्स को बेबी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और हाँ, एक और चीज उसमें आपको बतानी है, जब ये टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज जायगोट होता है, जायगोट बनेगा ना, जब जायगोट एम्ब्रॉय में आ जाता है, जायगोट मल्टीपल सेल डिवीजन की प्रोसेस को फॉलो करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रॉय में। अब इस एम्ब्रॉय को वुमेन के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि यूट्रस तो बिल्कुल ठीक है ना, गड़बड़ किसमें थी, ओविडक्ट में थी, प्रॉब्लम ओविडक्ट में थी ना कि यूट्रस में थी। तो ओविडक्ट का जो काम था वो तो फिनिश हो गया, क्योंकि ओविडक्ट का काम सिर्फ और सिर्फ जायगोट को होता है, लेकिन एम्ब्रॉय को पूरा डेवलप होने का काम तो यूट्रस का है। तो जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में जायगोट एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है, इस एम्ब्रॉय को एक निडल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट वो डॉक्टर जानते हैं, वुमेन के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और बाकी का जो बेबी है फिर मदर की बॉडी में ही डेवलप होता है, और जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसे ही होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट आता है सरोगेसी। Some women have problems in implantation of embryo in uterus। किसी मदर में प्रॉब्लम होती है कि यूट्रस के अंदर जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उस पे एम्ब्रॉय स्टिक नहीं हो पा रहा, इम्प्लांट नहीं हो पा रहा। ओके, such women can take the help of the modern remedial technique is called surrogacy। ऐसी वुमेन्स को जो टेक्निक प्रेफर की जाती है, उस टेक्निक को हम लोग सरोगेसी कहते हैं। In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem with implantation of uterus। इसमें क्या करते हैं कि जिस वुमेन को, जिस मदर के यूट्रस में प्रॉब्लम है, उस मदर के oocytes को ले लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। जो फादर है, जो हस्बैंड है, उसके स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है, देन अगेन टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज्ड कर दिया जाता है दोनों को, जैसे IVF में कर रहे थे, मदर के oocytes को ले रहे थे, फादर के स्पर्म को ले रहे थे, और लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज्ड कर रहे थे। जायगोट बन गया, जायगोट के बाद एम्ब्रॉय बन गया। अब इस एम्ब्रॉय को इस रियल मदर के यूट्रस में तो हम इम्प्लांट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके यूट्रस में है प्रॉब्लम। तो इस एम्ब्रॉय को किसके यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, एक दूसरी वुमेन के यूट्रस में। और जो वुमेन है उसको जो हायर करेंगे वो ये कपल करेगा। इसकी पूरी, इस पूरे जो वुमेन है, जो दूसरी वुमेन है, उसकी पूरी केयर ये दोनों कपल करेंगे, खाना पीना रहना एवरीथिंग सब कुछ ये करेंगे। बस इसका क्या काम है कि अपने यूट्रस में उनके बेबी को कैरी करना, डेवलप करना, और जब बेबी डिलीवर हो तो उनको वापस दे देना। इसके लिए फिर वो चाहे पैसे ले, चाहे कुछ भी ले, वो उनके ऊपर डिपेंड है। That oocyte is fertilized in test tube with the help of sperm collected from her husband। ये लिखा हुआ है कि oocyte को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, उसके हस्बैंड के स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज्ड कराया जाता है। And the embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal यूट्रस, एंड देन उस एम्ब्रॉय को किसी दूसरी लेडी या वुमेन के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, जिसका यूट्रस परफेक्टली फाइन है। एंड सच अ वुमेन इन हुज यूट्रस द एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड एज सरोगेट मदर। और जो मदर है
उसको हम लोग बोलते हैं सरोगेट मदर, जिसके यूट्रस के अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, दैट मदर इज कॉल्ड सरोगेट। थर्ड टेक्निक आती है इसमें स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक की। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन स्पर्म बैंक प्रोडक्शन एज मेंशन्ड अबव इन केस ऑफ मैनी मैन। अभी हमने देखा कि स्पर्म प्रोडक्शन में भी मेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। So as to have the children in case of such couples, new concept of sperm bank has been introduced. तो लेकिन बेबीज तो सबको चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशंस के लिए एक नया बैंक खोला गया है, जैसे हम लोग बोलते हैं सीमेन बैंक या स्पर्म बैंक। जैसे ब्लड बैंक होता है, ब्लड डोनेट करके आते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लड बैंक की तरह सिमिलर है, बस इसमें क्या करते हैं कि जो मेल होते हैं वो उनकी बॉडी से सीमेन रिलीज कराया जाता है और वहां पर कलेक्ट करके रख लिया जाता है इन वेरी लो टेम्परेचर। टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए क्योंकि हाई टेम्परेचर में वो उनकी डेथ हो जाएगी स्पर्म्स की। और जिन मैन से ये कलेक्ट किया जाता है सीमेन, उनका फिजिकल मेडिकल सब कुछ चेक होता है। ऐसा तो नहीं उसके अंदर कोई बीमारी है, पता चला किसी को वुमेन को सीमेन की जरूरत है और ये सीमेन उस वुमेन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया तो बेबी तो बीमार हुआ ही, मदर को भी कुछ हो गया। तो जो मेल होता है उसका पूरा फिजिकल और मेडिकल चेकअप करते हैं, पूरा ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है, देन उसके सीमेन या स्पर्म को कलेक्ट करके रख लिया जाता है। और जब किसी भी फीमेल को जरूरत होती है बेबीज के लिए तो वहां पर दे दिया जाता है। As per the wish of needful couple, oocytes of women of the concerned couple is fertilized by IVF। बाकी का जो IVF में चल रहा था ना, जो सपोज करिए कि स्पर्म तो पहले से ही प्रेजेंट है स्पर्म बैंक में, फीमेल आई, उसने अपने oocytes को दिया, अब उसके oocyte और किसी मेल के स्पर्म को लेबोरेटरी में IVF टेक्निक के थ्रू फर्टिलाइज कर दिया and resultant embryo is implanted in the uterus of same woman। और जब ये जायगोट से एम्ब्रॉय में आ जाएगा, इस एम्ब्रॉय को उसी मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। And name of the semen donor is strictly kept secret as per the law। लेकिन जिसने स्पर्म दिया होता है उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है, उस वुमेन को नहीं बताया जाता कि किसका है किसका नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्विंस पर। कभी कभी आपने देखा होगा ट्विंस बच्चे होते हैं, गर्ल गर्ल बॉय बॉय बहुत सारे होते हैं। कैसे? टू एम्ब्रॉय डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूट्रस एंड दस टू ऑफस्प्रिंग आर डिलीवर्ड साइमल्टेनियसली। देखिए कभी कभी कंडीशन क्या हो जाती है, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक मंथ में ओवरी एक ही ओवम को रिलीज करती है, और जब एक ही ओवम रिलीज होगा, एक ही स्पर्म मिक्स होगा तो एक ही जायगोट बनेगा ना। लेकिन रेयर कंडीशन में, बहुत ही रेयर, ध्यान रखिएगा 95% सिर्फ और सिर्फ सिंगल बच्चे होते हैं, 5% चांस होता है रेयर केस की ट्विंस होती हैं। तो 5% केस ऐसा होता है कि कभी कभी जो ओवरी है एक ओवम की जगह 2 ओवम को रिलीज कर देती है, 1 और 2। और जब 2 ओवम रिलीज होंगे तो उसमें 2 स्पर्म भी तो एंटर करेंगे क्योंकि स्पर्म तो मिलियंस में होते हैं, राइट। तो एक स्पर्म ने एक ओवम को कर दिया, एक स्पर्म ने दूसरे ओवम को फर्टिलाइज कर दिया। ऐसी कंडीशन में कितने जायगोट बने? 2 एम्ब्रॉय 2 बेबी बनते चले जाते हैं। And such offsprings are called as twins। और ऐसे ही बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विंस कहते हैं। Many couples have twins। बहुत सारे लोगों के वही ट्विंस होते हैं। अब यहाँ पे ट्विंस भी 2 टाइप के होते हैं। There are 2 main types of twins as monozygotic twins and dizygotic twins। अब आप कहेंगे भाई ट्विंस तो समझ में आ गया, अब ट्विंस में भी टाइप आ गए। एक है मोनोजाइगोटिक, दूसरा डाइजाइगोटिक। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2 होता है।
चलो देख लेते हैं। देखिए, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रॉय। चलिए इस चीज का मैं बताती हूँ, थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं, जगह है। देखिए, दो कंडीशन होती है ट्विन्स को प्रोड्यूस करने की, मतलब होने की। पहली कंडीशन ये कि फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही ओवम रिलीज हुआ, फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही ओवम रिलीज हुआ, लेकिन इस ओवम के अंदर दो स्पर्म एंटर हो गए। कितने कितने स्पर्म? दो स्पर्म एंटर हो गए। अब ओवम के पास खुद के 23 क्रोमोसोम्स थे। अब इन ओवम के पास भी 23 इसके 23 इसके, यानी कि टोटल 46 भी नहीं रहे, उससे ज्यादा हो गए। और एक एम्ब्रॉय में 46 क्रोमोसोम से ज्यादा नहीं हो सकते, अदरवाइज वो एबनॉर्मल होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये जायगोट बना तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स हो गए? लगा लीजिए 46 प्लस 23 और कर दीजिए इसमें 69 क्रोमोसोम्स। नॉट पॉसिबल। तो ये जायगोट क्या करता है? ये जायगोट सेल डिवीजन की प्रोसेस करके अपने आप को दो जायगोट में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें 69 क्रोमोसोम्स है। 69 तो क्रोमोसोम्स हो नहीं सकते, तो ये 69 क्रोमोसोम्स के, अब ये जायगोट क्या करेगा? ये जायगोट सेल डिवीजन की प्रोसेस करके एक जायगोट अपने आप को दो जायगोट में डिवाइड कर लेगा और फिर यहाँ से दो बेबीज प्रोड्यूस्ड होंगे। ऐसे ट्विंस को हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। मोनो मतलब एक, यानी कि एक एम्ब्रॉय से दो, सॉरी, एक जायगोट ने दो जायगोट में अपने आप को डिवाइड किया एंड दो बेबीज यहाँ से प्रोड्यूस्ड होते चले गए। During early period of embryonic development, within 8 days of zygote, cells of that embryo divide into two groups. यहाँ पे क्या हुआ कि जब जायगोट 8 दिन का हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद ये जायगोट क्या करता है? अपने आप को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है एंड द 2 ग्रुप्स डेवलप एज 2 separate embryo and thus monozygotic twins are फॉर्म। और ऐसी कंडीशन में दो एम्ब्रॉय डेवलप होते हैं और दो ट्विंस प्रोड्यूस्ड होते हैं। और ये जो दोनों ट्विंस होते हैं ना मोनोजाइगोटिक, एग्जैक्टली एक दूसरे के क्लोन होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस्ड तो एक ही जाइगोट से हुए हैं, जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। एंड ड्यू टू दिस सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस एंड देयर जेंडर इज आल्सो सेम। और जेंडर भी सेम होता है। क्यों सेम होता है? कि सपोज करिए एक ओवम था, एक ओवम में दो स्पर्म एंटर हुए, एक एक्स वाला, दोनों एक्स वाले, तो जो जाइगोट बनेगा वो तो गर्ल बनाया, गर्ल वाला बना। अब यहाँ पे इस गर्ल वाले जाइगोट ने अपने आप को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, तो जो दो जाइगोट बने वो भी तो गर्ल होंगे, वो कहाँ से बॉय हो जाएंगे? इसीलिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो जेंडर होता है बच्चों का वो सेम रहता है। That is both will be either boys और गर्ल्स, या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़की एक लड़का। In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into 2 groups 8 days after the zygote formation, there is a high possibility to formation of conjoined twins. अब इसमें एक और कंडीशन अराइज हो जाती है। कंडीशन ये है कि जब जाइगोट मोनोजाइगोट अपने आप को दो जाइगोट में डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन वो अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया, कुछ पार्ट उसका अटैच रह गया। तो आपने देखा है ना कॉन्जॉइंट ट्विंस, किसी का शोल्डर, दो बच्चे जुड़वा एक दूसरे से चिपके हुए पैदा होते हैं, किसी का पेट वाला हिस्सा, स्टमक वाला हिस्सा अटैच रहता है, किसी का हेड वाला अटैच रहता है, किसी का हैंड वाला अटैच रहता है, देखा होगा, वो इसी वजह से होता है। And such twins are born with the some parts of body joined to each other. ऐसे twins जब डिलीवर्ड होते हैं तो उनके पार्ट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं। Some organs are common in such twins. Occasionally, 2 oocytes are released from the ovary of woman, and both oocytes are fertilized by 2 separate sperm, and thus 2 zygotes are formed. अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आपका जो डायजाइगोटिक ट्विंस थे, डायजाइगोटिक थे यहाँ पर, पहला हम लोगों का मोनोजाइगोटिक था, दूसरा है डायजाइगोटिक।
डायज़ोगोटिक का मतलब होता है दो, यानी कि फीमेल के अंदर कितने ओवम रिलीज हुए? दो। डाई का मतलब दो हुआ ना। अब उन दोनों ओवम ने दो स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया और यहाँ पर कितने जायगोट बने? दो जायगोट बन गए, दो बेबी प्रोड्यूस होते चले गए। Two embryos are formed from those two zygotes, and both of these embryos are separately implanted in the uterus, and thus dizygotic twins are delivered after complete development. उसके बाद जो दो एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होते हैं, दो एम्ब्रॉय यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं और इजिली डिलीवर्ड हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर है, ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये ओवम अलग, ये ओवम अलग, इसमें दूसरा स्पर्म, इसमें दूसरा, हो सकता है इसमें एक्स वाला जाएगा, हो सकता है इसमें वाई वाला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जो दो बेबीज होते हैं डायज़ाइगोटिक ट्विंस जरूर होते हैं। ट्विंस का मतलब एक ही टाइम पे प्रोड्यूस्ड हुए, एक ही टाइम पे डिलीवर्ड हुए, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं और इनका जेंडर भी क्या है? डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है एक एक्स वाला हो सकता है एक वाई वाला हो, दोनों कंडीशन है। उसके बाद आता है हम लोगों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। A person's state of being physical, mental and social strongness is called as health. एक पर्सन को हम लोग हेल्थी कब कहेंगे? जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से हेल्थी होगा। In our country, there seems to be a lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social custom, tradition, illiteracy and shyness. और हम लोग अपनी कंट्री में बात करें तो हमारी कंट्री में इन सब चीजों से लोग ज्यादा अवेयर नहीं है। क्यों? सोशल कस्टम, उनके रीति रिवाज है, हमारे यहाँ ये नहीं होता, ये नहीं होता, ट्रेडिशन, ये हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, बहुत सारी चीजें। इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है। शाइनेस, शर्म, जो कि सबसे बड़ा एक डिफेक्ट है जो नहीं होना चाहिए। एंड स्पेशली देयर सीम्स टू बी अ इनडिफरेंट toward the reproductive health of a woman. Then occurrence of menstruation cycle is related with reproductive and overall health of a woman. जैसे हम menstruation cycle की बात करें तो ये reproductive system से related है, woman की health से related है। किस बात का शाइनेस है? हर किसी को होता है, नेचुरल प्रोसेस है। Nowadays women are working at par with men and due to this they have to stay outdoors for whole day. आज के टाइमिंग की बात करें तो जो वुमेन्स हैं, जैसे मैन घर से बाहर वर्क करते हैं, वुमेन्स भी करती है, पूरे दिन बाहर रहना पड़ता है। और ब्लीडिंग अकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गई 5-6 दिन तो ब्लीडिंग भी रिलीज हो रही है। सो ड्यू टू दिस प्राइवेट ऑर्गन्स नीड टू बी मेंटेन क्लीन टाइम टू टाइम, अदरवाइज प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज। इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके लिए टाइम टू टाइम क्या होना है, मतलब क्लीन होना चाहिए, वरना कोई भी जो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मेन टू, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है, जो मेल्स को भी हो जाती है। सो इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनिटल्स। जेनिटल्स का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Among the various sexual diseases, syphilis and gonorrhea occurs on large scale. आज के टाइमिंग पे देखा जाए तो sexual diseases like syphilis, gonorrhea, AIDS ये भी हो रहे हैं, and both of these are caused by bacteria. और ये जितनी भी diseases हैं बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है। बैक्टीरिया कहाँ से लगते हैं? जब हम अपनी साफ सफाई नहीं करेंगे। Then occurrence of patches on various parts of the body including genital, rash, fever, inflammation of joints, alopecia are the symptoms of syphilis. Syphilis के आप देख सकते हैं जैसे पैचेस आना, जेनिटल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे पैचेस आ जाना, बॉडी पर रैशेस हो जाना, फीवर, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, एलोपेशिया, ऑल ओवर द थिंग्स, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, oozing of pus through penis, vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes are the symptoms of gonorrhea. Urination यानी कि वॉशरूम के टाइमिंग पर बर्न होना, पेनफुल होना, पस का रिलीज होना पेनिस या वजाइना से, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन, एनस, थ्रोट, आईज, these are the symptoms of gonorrhea. यहाँ तक आपका ज्यादा रिप्रोडक्टिव है। जितना क्लीन रखेंगे उतना बीमारी से बच के रहेंगे, वरना कब कौन सी बीमारी लग जाए क्या पता भी।
ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिया हुआ है 1901 में इतनी थी, 1911, 21, 2011 के हिसाब से इतनी थी, वो आप याद कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। थोड़ा सा बचा हुआ था, क्या इसके लिए हम लोग अपनी एक 5-10 मिनट की वीडियो बनाते, इसलिए मैंने सारा का सारा चैप्टर आपका यही फिनिश करवा दिया। ओके, चलिए अब आपका एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, रिमेनिंग चैप्टर बाकी की तो मैं करवा ही चुकी हूँ, उसको भी जल्दी आपको स्टार्ट करके फिनिश करवा देंगे। इजी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वाला, ट्राई करेंगे जल्दी आपका फिनिश हो जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।